ये कहानी है बोगजू की, जो कि एक वेट लिफ्टर है। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। इसकी फैमिली में इसके पापा और इसके चाचा हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। बोगजू की दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनमें से एक का नाम है नान और दूसरी का नाम है सुन। इनकी ट्रेनिंग अकेडमी में जब भी कोई फंक्शन होता है तो सारा भारी भरकम काम इन्हीं से करवाया जाता है। अकेडमी की जिम्नास्टिक गर्ल्स ग्रुप की लीडर सुबिन हमेशा ही इन्हें इनके लुक्स और वेट को लेकर बुली करती रहती है। सुबिन बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और बहुत ज्यादा एरोगेंट है। एक दिन बोगजू जून से टकरा जाती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत बहस होती है। बहस के दौरान जून को ऐसा लगता है कि उसने बोगजू को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन बोगजू उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है। नान को जून बहुत हैंडसम लगता है और वो उसके साथ फ्लर्ट भी करती है, लेकिन बोगजू जून में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। जून के वहाँ से जाने के बाद बोगजू नोटिस करती है कि जून अपना रुमाल वहीं छोड़ गया है। ये रुमाल गर्ल्स हैंडकरचीफ था, इसीलिए बोगजू के दिमाग में जून की एक पर्वर्ट वाली इमेज बन जाती है। जून एक नेशनल लेवल का बहुत ही उम्दा स्विमर है, लेकिन कभी कभी उसके सर में इतना तेज दर्द होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं कर पाता और उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी है। उसने बहुत सारे फेमस स्विमर्स का पर्सनल प्रैक्टिस पार्टनर बनने से भी इनकार कर दिया है। हॉस्टल वापस आने के बाद जून नोटिस करता है कि उसके पास उसका रुमाल नहीं है, जिसे ढूंढने की वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो रुमाल नहीं मिलता। तभी उसके कमरे में उसका सीनियर कीसुक आता है और उसे उसके खराब परफॉर्मेंस के लिए ताना मारता है, लेकिन हमेशा की ही तरह जून उसे जरा सा भी भाव नहीं देता। गर्ल्स हॉस्टल में से लड़कियों के कपड़े गायब होने लगे थे। जिम्नास्टिक गर्ल्स कपड़े चोरी करने का इल्जाम वेट लिफ्टर गर्ल्स पर लगाती हैं, लेकिन बोगजू उन्हें बिना सबूत किसी पर भी उंगली उठाने के लिए उनकी अच्छी क्लास लेती है। बोगजू की फेवरेट टी शर्ट उसके कपड़ों से गायब हो गई थी। उसे ऐसा लगता है कि जिम्नास्टिक गर्ल्स ने उससे बदला लेने के लिए उसकी टी शर्ट को चुराया है। वो उन्हें इस बात के लिए कन्फ्रंट करती है और उनके कमरे की तलाशी लेने की कोशिश करती है, लेकिन जब सुबिन उसे रोकती है तो धक्का मुक्की में सुबिन को चोट लग जाती है, जिसके लिए बोगजू को डांट भी पड़ती है और उसे सुबिन से माफी भी मांगनी पड़ती है। जून का दोस्त उसे जबरदस्ती गर्ल्स हॉस्टल में ले जाने की जिद करता है, जिसके लिए इवेंचुअली जून को मानना ही पड़ता है। मीनवाइल बोगजू, नान और सुन लॉन्ड्री रूम में थी, जहां उन्हें कोई गर्ल्स अंडरवेयर चुराता हुआ दिखता है। वो जब उसका पीछा करती हैं तो वो आदमी भागता है, लेकिन रास्ते में ही उस आदमी को पकड़ने से पहले बोगजू जून से टकरा जाती है और उसे कल्प्रिट समझकर अथॉरिटीज के सामने ले जाती है। बोगजू इस बात को लेकर श्योर थी कि लड़कियों के कपड़े जून ने ही चुराए हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वो लड़कियों के सामान में काफी इंटरेस्ट रखता है। यहाँ वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए जून के उसी गर्ली हैंडकरचीफ का जिक्र भी करती है, जिससे कि जून को समझ में आ जाता है कि उसका रुमाल बोगजू के पास है और वो उससे अपना रुमाल वापस मांगता है, लेकिन बोगजू उसे अपनी टी शर्ट वापस देने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सारे कपड़े जून ने ही चुराए हैं। जून उसे कई बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बोगजू उसकी एक नहीं सुनती। फंक्शन की तैयारियों के दौरान ही बोगजू और उसकी फ्रेंड नोटिस करती हैं कि उन्हीं के यहाँ काम करने वाले एक आदमी ने वही गर्ल्स अंडरवेयर पहना था जो कि पिछली रात को चोरी हो गया था। अब उन्हें असली कल्प्रिट मिल चुका था और उसे अरेस्ट भी कर लिया गया था। बोगजू को अपनी टी शर्ट भी वापस मिल गई थी, लेकिन वो जून पर गलत इल्जाम लगाने के लिए काफी गिल्टी भी महसूस कर रही थी। बोगजू को एक नई रूम पार्टनर मिलती है, जो कि जिम्नास्टिक ग्रुप से थी। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जून की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसका नाम है सीहो। सीहो के वापस आने से जून काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट था। बोगजू जून को उसका रुमाल लौटाने के लिए आती है, लेकिन जून उस पर रुमाल धोने के लिए नाराज होता है, जिस वजह से इन दोनों में खींचातानी होती है और बोगजू पूल में गिर जाती है। जून उसे बचाता है। बोगजू को इतने करीब देखकर जून को इस बात का एहसास होता है कि बोगजू उसकी बचपन की वही चबी फ्रेंड है, जो हमेशा उसकी मदद किया करती थी। एक्चुअली बचपन में फिजिकली कमजोर होने की वजह से सभी बच्चे जून को बुली किया करते थे, लेकिन सिर्फ बोगजू ही थी जिसके साथ वो खुश रहा करता था। इस बात का एहसास होने पर जून का गुस्सा छूमंतर हो जाता है। वो बोगजू को मोटी कहकर पुकारता है, जैसे कि वो बचपन में पुकारा करता था। ये बात जानने के बाद कि जून उसका बचपन का वही हड्डू दोस्त है, जून के आसपास रहने से बोगजू बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है, लेकिन जून तो उसे अपनी बचपन की दोस्त समझकर उसके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगा
वाला था। बोक्चू जून को अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन जून कभी उसका रास्ता रोक लेता है, कभी दौड़ते समय उससे बात करने की कोशिश करता है, तो कभी खाना खाते वक्त उससे मजाक करता है। बोक्चू इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो जून को सबक सिखाने के लिए उसके सर को अपने सर से हर्ट करती है और उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जून को तो उसे तंग करने में मजा आ रहा था। बोक्चू जून का खाना डिलीवर करने आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खाना जून ने मंगवाया है। सच कहें तो जून को भी बोक्चू के रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता था। बोक्चू जून को काफी थकी हुई लग रही थी, इसीलिए वो उसे देर से पैसे देने के बहाने थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है, लेकिन वो जून के आसपास नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसे फ्री में खाना देकर वहाँ से चली जाती है। जून उसके पैसे लौटाने के लिए उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँचता है, जहाँ उसे बोक्चू की फाइनेंशियली मुश्किल जिंदगी के बारे में पता चलता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वो अपने दोस्तों के साथ बोक्चू की गैर मौजूदगी में उसके रेस्टोरेंट में जाता है। वो आज का बिल तो पे करता ही है, लेकिन साथ में पुराने पैसे भी दे देता है। बोक्चू के पिता को ये अजीब भी लगता है, लेकिन जून उनसे कहता है कि उसने 1-2 साल पहले उनसे फ्री में खाना लिया था और इसीलिए वो ये पैसे अब चुका रहा है। ब्रेकअप के बाद पहली बार जून की मुलाकात सीहो से होती है। जून सीहो से मूव ऑन कर चुका था, लेकिन सीहो अभी भी जून को मिस करती थी, जिस वजह से वो अपनी प्रैक्टिस पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। घर पहुंचने के बाद जून उसी गर्ली हैंडकरचीफ को देखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये रुमाल उसकी माँ का था, जो अब उसके साथ नहीं रहती और वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। जून के पेरेंट्स उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। जून का एक भाई भी है जिसका नाम है जे जून के अडॉप्टिव पेरेंट्स का बेटा है। बोक्चू को इतना ज्यादा परेशान करने के बाद जून अब उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव करने लगा था, जो कि बोक्चू को बहुत ही अजीब लगता है। कि इस वक्त जून को फिर से उसकी नाकामयाबी और अकेलेपन के लिए ताना मारता है, जिसके बाद जून की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। जे जून को डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कहता है, जिसके लिए पहले तो जून नहीं मानता, लेकिन बाद में उसे राजी होना ही पड़ता है। ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं, जहाँ बारिश हो रही थी। जून अपना छाता जे को देकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बोक्चू अपने पिता पर बहुत ही ज्यादा नाराज थी, क्योंकि वो किसी और का ड्रेसिंग टेबल रास्ते से उठा लाए थे। बोक्चू उस ड्रेसिंग टेबल को उसके सही ठिकाने पर पहुंचाने के लिए उसे ले जा रही थी कि तभी उसे बारिश से बचाने और उसकी मदद करने के लिए उसके पास जे आता है। ये पहली बार था जब किसी लड़के ने बोक्चू को अटेंशन दिया था। जे की हैंडसमनेस और स्वीट जेस्चर की वजह से बोक्चू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जे उसकी मदद करता है और उसे अपना छाता भी दे देता है। जे से मिलने के बाद से ही बोक्चू सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी। वो उसके छाते को देख देख कर उसे ही बार बार याद किए जा रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जे एक डॉक्टर है तो उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो ये सोच रही थी कि आखिर एक डॉक्टर एक एवरेज लुकिंग वेट लिफ्टर को क्यों डेट करेगा, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो जे से बतौर पेशेंट मिलने के लिए आती है और जे भी उसे देखते ही पहचान जाता है। हम साफ देख पाते हैं कि जे भी बोक्चू को पसंद कर रहा था। बोक्चू उससे कहती है कि वो वेट लॉस डाइट प्लान ज्वाइन करना चाहती है और जे भी उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता है। बोक्चू इस नई फीलिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन वो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल कंगाल थी। वो अपने दोस्तों से भी पैसों की हेल्प मांगती है, लेकिन उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे। बोक्चू डिसाइड करती है कि वो इस ट्रीटमेंट को ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन उसे हर जगह जे नजर आने लगा था। वो इतना ज्यादा हेलुसिनेट करने लगी थी कि जब जे असलियत में उसके सामने आता है तो उसे ये भी हेलुसिनेशन ही लगता है। जून सीहो से इंसानियत के तौर पर मिलने के लिए जाता है, क्योंकि सीहो अपनी खराब परफॉर्मेंस और फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन जून के दिल में उसके साथ पैचअप करने का कोई भी इरादा नहीं था। बोक्चू को पता चलता है कि माउंटेन क्लाइंबिंग जीतने वाले को मनी प्राइज मिलेगा। ये उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका था जब वो जे से ट्रीटमेंट के पैसों का इंतजाम कर सकती थी। उसके लिए ये पहाड़ की चोटी उसे जे की ही तरह अपने पास बुला रही थी। वो बिना रुके पहाड़ पर चढ़े जा रही थी। उसे इतना हार्डवर्क करते देख जून फिर से उसे परेशान करने लगता है। बोक्चू उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। एक्चुअली वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसी की गलती की वजह से बोक्चू गिर जाती है। बोक्चू जैसे तैसे पहाड़ की चोटी पर पहुँचती है, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पहुँचने से पहले ही कई लोग वहाँ तक पहुँच चुके थे। बोक्चू बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी और गुस्से में वो जून पर भी चिल्ला देती है, जिसका जून को बहुत बुरा लगता है। बोक्चू की उदासी को देखते हुए सुन और नान उसे रेस्टोरेंट में ले जाती हैं, जहाँ ये तीनों
ड्रिंक करती हैं। नशे की हालत में नान डांस करने लगती है, जिस वजह से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ लड़कों का एक ग्रुप उन्हें ताना मारते हुए वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। ये लड़के बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, लेकिन बोक्चू को गुस्सा तो तब आता है जब ये सभी उसे उसकी फेमिनिटी पर ताना मारते हैं। वो उससे कहते हैं कि आखिर वो किस एंगल से लड़की दिखती है। इसी दौरान वहाँ जून आता है जो कि इस लड़ाई को देखता है, लेकिन क्योंकि वो बोक्चू से नाराज था इसीलिए वो उसकी मदद नहीं करता। बोक्चू और इन लड़कों के बीच में हाथापाई होती है, जिसके बाद बोक्चू को अपनी दोस्तों के साथ वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। ये तीनों अभी भी रेस्टोरेंट के पास ही थी। जून अभी भी रेस्टोरेंट में ही था जो इन लड़कों की बातें सुन रहा था। ये लड़के बोक्चू, उसके फ्रेंड्स और उसके जैसी वेट लिफ्टर लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और उन्हें बॉडी शेम कर रहे थे। ये सब कुछ जून से सुना नहीं जाता और वो इनसे भिड़ जाता है। ये सभी लड़के जून को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और जून दौड़ते हुए रेस्टोरेंट के बाहर बैठी बोक्चू का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले भागता है। भागते भागते ये दोनों एक जगह रुकते हैं। अब इन दोनों में अपने बचपन की यादों को लेकर कुछ बातें होती हैं। ये दोनों डिस्कस करते हैं कि इतने सालों में ये दोनों कितना ज्यादा बदल चुके हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। बोक्चू रियलाइज करती है कि उसके पापा उसके वेट लिफ्टिंग के करियर के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो एक लड़के के लिए पैसे जुटाने में लगी हुई है। उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और अब वो वेट लिफ्टिंग को अपना 100% देने का फैसला करती है। वो डिसाइड करती है कि अब वो जे के बारे में भी नहीं सोचेगी और ना ही जे का ख्याल अपने मन में लाते हुए डिस्ट्रैक्ट होगी। जून को उसके फेवरेट कंपनी के शूज गिफ्ट करती है, लेकिन जून उसका गिफ्ट ये कहते हुए लौटा देता है कि उसके और सीहो के बीच में अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि ये दोनों गिफ्ट्स एक्सचेंज करें। बोक्चू वेट लिफ्टिंग पर अब एक्स्ट्रा ध्यान दे रही थी। वो पहले से काफी ज्यादा खुश थी, जिसे जून भी नोटिस करता है और बोक्चू के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर जून को भी अच्छा लगता है। सीहो की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। एक तो उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही थी और दूसरी तरफ उसकी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इन सारी चीजों का गुस्सा निकालने के लिए जून को वही गिफ्ट दोबारा जबरदस्ती थमा देती है और सीहो का इतना इम्पल्सिव बिहेवियर देखकर जून भी उस गिफ्ट को बिना कोई सवाल अपने पास रख लेता है। बोक्चू अपनी लाइफ में अच्छी तरह से मूव ऑन कर रही थी कि तभी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे जे का मैसेज आता है, जिसे देखकर फिर से बोक्चू का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो बोक्चू से मिलने के लिए भी आता है। बोक्चू को यकीन नहीं हो रहा था कि जे उससे खुद मिलने आया है। वो बोक्चू से ट्रीटमेंट ना ज्वाइन करने की वजह पूछता है। बोक्चू उसे अपने पैसों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है और उसके बाद जे खुद उसके ट्रीटमेंट के लिए पे करता है। ये पहली बार हो रहा था जब कोई लड़का बोक्चू को एक लेडी की तरह ट्रीट कर रहा था। बोक्चू बिल्कुल किसी टीनेज की तरह सातवें आसमान पर थी। उसका इंटरेस्ट अब गर्ली स्टफ में भी आ चुका था। बोक्चू जब हॉस्टल वापस आती है तो उसकी मुलाकात फिर से जून से होती है। जून उससे बात करने की कोशिश करता है। बोक्चू उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उससे पूछती है कि उसे एक लड़के को उसका अम्ब्रेला लौटाना है, तो क्या उसे थैंक यू के तौर पर उस लड़के को कोई गिफ्ट देना चाहिए। जिस पर जून उसे सजेस्ट करता है कि उसे इन चीजों को सिंपल रखना चाहिए और अर्ली स्टेजेस में गिफ्ट्स देने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड सरप्राइजिंगली बोक्चू उसकी बात मानते हुए जे के अम्ब्रेला के साथ बस एक छोटा सा नोट लिखती है। इस अम्ब्रेला और बोक्चू के चेहरे की ब्राइटनेस को सीहो भी नोटिस करती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, जिस पर बोक्चू साफ इनकार कर देती है। अगले दिन बोक्चू बहुत ही बन ठनकर अपनी नई क्लिप लगाकर जे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वो उसे उसका छाता भी लौटाती है। जे उसके बालों में लगी क्लिप को न सिर्फ नोटिस करता है बल्कि उसकी तारीफ भी करता है। जे ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि उसके प्लान के हिसाब से बोक्चू का वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन बोक्चू का वेट कम होता तो होता कैसे, वो तो एक वेट लिफ्टर है और उसी हिसाब से उसे खाना भी खाना पड़ता है। जे बोक्चू से उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता है, जिस पर बोक्चू से झूठ कहती है कि वो म्यूजिक पढ़ रही है और इत्तेफाक से जे को भी म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था। तभी बोक्चू के पापा का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि वो हॉस्टल जा रहे हैं। अब बोक्चू के ट्रीटमेंट के बारे में किसी को भी हॉस्पिटल में नहीं पता था, इसीलिए बोक्चू अपनी गैर मौजूदगी में अपने पिता को वहाँ नहीं जाने दे सकती थी। वो उन्हें रोकने के लिए तुरंत ही हॉस्पिटल से दौड़ती है और रास्ते में ही उन्हें जून मिल जाता है, जिसे बोक्चू को अपनी साइकिल पर लिफ्ट देनी पड़ती है। इन दोनों को साथ में सीहो देख लेती है। अनथैंकफुली बोक्चू की पोल नहीं खुलती और वो अपने पिता को वहाँ से कोई भी गड़बड़ होने से पहले ही भगा देती है। जून अपने थेरेपिस्ट से मिलता है, जो कि उससे कहते हैं कि जून अपनी रियलिटी से भाग रहा है, इसी वजह से उसके सर में अचानक से ये दर्द होता है। लेकिन जून को पूरा यकीन था कि वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि डॉक्टर उसे बता रहे हैं।
जे जून को हॉस्पिटल से पिक करने के लिए आता है, जहां जून को जे की गाड़ी में उसका अम्ब्रेला एक बैग में मिलता है। जे जून को बताता है कि उसने ये अम्ब्रेला एक लड़की को मदद के तौर पर दिया था। जून समझ जाता है कि इस लड़की को पसंद करता है। अब क्योंकि ये छाता जून का था, इसीलिए जून इस छाते को अपने साथ ले जाता है। हॉस्टल जाने के बाद उसे बोगचू का लिखा हुआ थैंक यू नोट भी मिलता है, जिस पर बोगचू का नाम नहीं लिखा था। लेकिन जून इतना तो समझ गया था कि जिस लड़की ने ये नोट लिखा है वो जे को बहुत पसंद करती है। अगले दिन जून बोगचू को कैंटीन में फिर से परेशान करता है। इन दोनों को इस तरह से खेलते हुए देखकर सीहो को जलन होती है। वो जून को बताती है कि वो बोगचू की रूम पार्टनर है। जबरदस्ती जून को अपने साथ खाना खाने के लिए बिठा देती है। जून को सीहो का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सीहो भी उसे फॉलो करती है और उससे दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है, जिस पर जून उससे कहता है कि सीहो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। उसके जब मन में आता है तब आती है, जब मन में आता है तो चली जाती है। लेकिन वो अब अपने आप को सीहो के हाथों और ज्यादा मैनिपुलेट नहीं होने देगा। बोगचू जे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन रास्ते में ही बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। बोगचू जे के प्यार में दिन ब दिन और भी ज्यादा पड़ती जा रही थी। हॉस्टल वापस आने के बाद सीहो बोगचू से कहती है कि वो दोबारा जून की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, जिस पर बोगचू ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो वैसे भी जून से जुड़े मामलों से खुद को दूर ही रखना चाहती थी। अगले दिन बोगचू फिर से जे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहां उसकी मुलाकात हो जाती है जून से। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जे बोगचू को बताता है कि जून उसका भाई है, जिसके बाद तो बोगचू की दुनिया ऊपर नीचे हो चुकी थी। जे जून को बताता है कि बोगचू म्यूजिशियन है। बोगचू इशारों में जून को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वो जैसे कहती है कि जून और वो बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। मौके की नजाकत को देखते हुए जून भी बोगचू का साथ देता है, लेकिन उसे तो एक नया मौका मिल गया था बोगचू को परेशान करने का। वो समझ गया था कि बोगचू जे को पसंद करती है, तभी तो वो इस हॉस्पिटल में वेट कम करने के लिए आती है। बोगचू उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात किसी को न बताए, लेकिन जून तो उसके साथ खेलने के मूड में था। बोगचू अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसे डर था कि जून जे को सच्चाई न बता दे। जे भी मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो बोगचू का सीक्रेट छुपाने के एवज में उससे अपने लिए खाना सर्व करवाता है, उससे पानी मंगवाता है और ना चाहते हुए भी बोगचू को ये सब करना पड़ता है। नान और सुन को लगता है कि जून और बोगचू के बीच में कुछ चल रहा है। बोगचू फिर से जून से मिलने उसकी क्लिनिक की तरफ निकलती है। रास्ते में उसे जून देख लेता है और वो भी उसके पीछे हो लेता है। जे और बोगचू के बीच में जून को लेकर बातें होती हैं कि जून बचपन से कितना ज्यादा बदल गया है। वो पहले कितना दुबला पतला और शर्मीला हुआ करता था और अब वो कितना कॉन्फिडेंट और हैंडसम हो गया है। बोगचू जे से कहती है कि जे जून से ज्यादा हैंडसम है। जे को बोगचू का ये कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है। तभी हॉस्पिटल में जून आता है, जो बोगचू और जे को अपने साथ खाने पर चलने के लिए कहता है। बोगचू को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं जून जे को कुछ बता ना दे। जे का स्वीट नेचर बोगचू को उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। डिनर के दौरान जून बोगचू को डराने के लिए जे के सामने वेट लिफ्टिंग से जुड़ी बहुत सारी बातें करता है। डिनर खत्म होने के बाद बोगचू जबरदस्ती जून को अपने साथ रोक लेती है। वो जून से कहती है कि जून जो चाहे उससे करा सकता है, लेकिन जून को वादा करना होगा कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। वो इस राज को राज रखने के बदले में जून के लिए कोई भी एक काम करेगी। जून के लिए ये वंस इन लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए वो सोचने का टाइम मांगता है। सीहो जून से अपने साथ कॉफी पर चलने के लिए कहती है, लेकिन जून उसे सीधे सीधे मना कर देता है। सीहो उसे वापस पाने की कोशिश कर रही थी, पर जून की बेरुखी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जून को हर वक्त मैसेज करती रहती है, लेकिन वो हमेशा उसके मैसेजेस को इग्नोर करता है। जून अपनी एकेडमी डॉक्टर योंग को बताता है कि जे आजकल लड़कियों में बहुत पॉपुलर है, इसलिए योंग को जल्द ही उसे अप्रोच करना चाहिए। दरअसल जून ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि योंग जे को पसंद करती है। अगले दिन उनकी एकेडमी में कंपटीशन था। सभी लोग जून को ढूंढ रहे थे, लेकिन जून छुपकर साइबर कैफे में बैठा था क्योंकि उसे परेशान करने के लिए कीसुक ने उसका नाम राइस बैग उठाने के कंपटीशन में लिख दिया था और वो इतना भारी भरकम काम नहीं करना चाहता था। जून के छिपने वाली बात जब सीहो को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि जून कहाँ
होगा और फिर वो सीधा जून के पास पहुंचती है। जब ये बात बोक्चू को पता चलती है तो उसके दिमाग में एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो कॉल करके जून से कहती है कि आज वो अपना और जून का हिसाब बराबर कर देगी और इसके बाद जून उसे कभी भी ब्लैकमेल नहीं करेगा। बोक्चू जून की टीम की तरफ से जून की जगह राइस बैग उठाती है। वो अपनी टीम को हराकर जून की टीम को जिता देती है। ये देखकर जून को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब बोक्चू अपनी ही टीम की नजरों में गद्दार बन चुकी थी। बोक्चू की टीम हर साल ये कंपटीशन जीता करती थी, लेकिन आज सिर्फ बोक्चू की वजह से ये लोग हार गए थे। इस हार का पूरा ब्लेम बोक्चू के ऊपर डाला जाता है। नान और सुन को पूरा यकीन हो चुका था कि बोक्चू जून को पसंद करती है। जून बोक्चू को सबके सामने अपने साथ ले जाता है और उससे इस पागलपन के पीछे की वजह पूछता है। बोक्चू उसे बताती है कि वो इस बात से कितना ज्यादा डरी हुई है कि कहीं जून उसका सीक्रेट जे के सामने रिवील ना कर दे। वो किसी भी तरह से जे के सामने झूठी साबित नहीं होना चाहती। जून को एहसास होता है कि बोक्चू जे को कितना ज्यादा पसंद करती है। सीहो बोक्चू से जून की मदद करने के पीछे की वजह पूछती है, लेकिन बोक्चू उसे खुलकर कुछ भी नहीं बताती। जून बोक्चू को म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट भेजता है और उसी के बगल वाली सीट पर जे आने वाला था। बोक्चू अनाड़ियों की तरह तैयार होकर कॉन्सर्ट में जाती है और जे से मिलने पर ऐसा जताती है जैसे कि उसने जे को यहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जे भी बोक्चू की कंपनी को एंजॉय कर रहा था। वो बोक्चू को लिफ्ट देता है। बोक्चू को आज पहली बार अपनी लड़की होने पर इतना ज्यादा खुशी हो रही थी। जून थेरेपिस्ट से मिलने के लिए जाता है। वो उन्हें बताता है कि बचपन में उसकी सगी माँ उसे छोड़कर दूसरी शादी करके कनाडा चली गई थी। तब से वो अपने अंकल आंटी यानी कि जे के पेरेंट्स के साथ रह रहा है। उसे कई सालों तक अपनी माँ के खत मिलते रहे। उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ भले ही उससे दूर है, लेकिन वो आज भी उससे प्यार करती है और उसे याद करती है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि ये खत कनाडा से उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी अडॉप्टेड मदर उसे खुश रखने के लिए भेजती है। हालांकि वो उन्हें इस बात के लिए कन्फ्रंट नहीं करता, लेकिन सच्चाई पता चलने के बाद से ही उसके सर में ये दर्द शुरू हो गया था। इसका साफ मतलब था कि जून इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ ने उसे अबैंडन कर दिया है। जे बोक्चू को ड्रॉप करता है। इन दोनों को साथ में दूर से जून भी देख रहा था, जो बोक्चू के ड्रेस को देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। बोक्चू अपने रेगुलर आउटफिट में चेंज करती है। जे के जाने के बाद जून बोक्चू के पास आता है और उससे उसकी डेट के बारे में पूछता है। तभी वहाँ से गाड़ी गुजरती है और जून खुद को बचाने के चक्कर में बोक्चू को गीला कर देता है। वो खुद उसके बाल ट्राई करता है। बोक्चू उसे बताती है कि उसके लिए आज का दिन कितना ज्यादा स्पेशल था। गीले हो जाने की वजह से बोक्चू को जुकाम हो जाता है। उसे ये जुकाम जून की वजह से हुआ था, इसीलिए बदला लेने के लिए वो जानबूझकर जे के मुंह पर छींकती है। बोक्चू के कोच डिसाइड करते हैं कि बोक्चू का वेट बढ़ाकर उसे दूसरी रेंज में कम्पीट करवाया जाए। हालांकि इसमें बहुत खर्चा होने वाला था, लेकिन फिर भी बोक्चू के ब्राइट फ्यूचर के लिए उसके पिता हाँ कह देते हैं। बोक्चू को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जे के वेट लॉस क्लासेस में इसलिए जा रही थी ताकि उसका वेट घट सके, और अब तो उसे वेट बढ़ाना पड़ेगा। जब वो ये बात जून को बताती है तो जून उस पर नाराज होते हुए कहता है कि बोक्चू को अपने करियर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फिर चाहे उसे कोई भी सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। बोक्चू को अब भर भर कर खाना खिलाया जा रहा था, इतना ज्यादा खाना कि वो खुद भी खा खा कर परेशान हो गई थी। उसका वजन अचानक से बढ़ रहा था, जो कि जे को हैरत में डाल देता है। दूसरी तरफ सीहो जून का पीछा छोड़ने को तैयार थी ही नहीं, लेकिन जून उसे अभी भी कोल्ड ट्रीटमेंट ही दे रहा था। ये सब देख कर कीसुक सीहो पर लाइन मारता है, लेकिन सीहो उसे भाव नहीं देती। बोक्चू के फोन पर जेई के क्लिनिक से अपॉइंटमेंट का मैसेज आता है, जिसे नान पढ़ लेती है। ना चाहते हुए भी नान का मुंह बंद कराने के लिए बोक्चू को उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है, लेकिन नान उसे रोकने के बजाय उसके लिए खुश होती है, और तो और उसके डाइट प्लान में भी उसकी मदद करती है। बोक्चू की वजह से जून को भी जुकाम हो गया था। सीहो उसके लिए काढ़ा भिजवाती है। जून को कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो इस काढ़े को पी भी लेता है। बोक्चू जे से मिलने के लिए जा रही थी कि रास्ते में उसे जून मिल जाता है, जो उसे अपने आज के कंपटीशन के बारे में बताता है, लेकिन बोक्चू उसे गुड लक तक नहीं कहती। जे और बोक्चू के बीच में जून को लेकर बातें होती हैं और जे बोक्चू को जून के ट्रॉमा के बारे में बताता है। बोक्चू को समझ में आता है कि उसने जून को गुड लक विश ना करके कितनी बड़ी गलती की है और उसे जून के साथ इतना मीन नहीं होना चाहिए था। वो जून के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्रे करती है। जून इस परफॉर्मेंस में
फर्स्ट तो नहीं आता, लेकिन इस बार वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होता। उसकी परफॉर्मेंस देखने सीहो भी आई थी, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। शाम को बोक्जू जून को मिलने के लिए बुलाती है और उसे अपने हाथों से बना हुआ मेंढक देती है। इन दोनों को साथ में फिर से सीहो देख लेती है और अब उसकी जलन की कोई हद नहीं थी। बोक्जू जून को अपने घर ले जाकर उसे ट्रीट देती है। बोक्जू के पिता और चाचा को लगता है कि जून उसका बॉयफ्रेंड है। इन दोनों के बीच में बातें होती हैं कि ये दोनों ही अपने स्पोर्ट्स को कितना पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा अच्छी रैंकिंग का प्रेशर इनकी परफॉर्मेंस बिगाड़ देता है। सीहो बोक्जू के सामान की छानबीन करती है, जहाँ से उसे जे के वेट लॉस क्लिनिक का कार्ड मिलता है। सीहो ये कार्ड जानबूझकर वेट लिफ्टिंग जिम में रख आती है। हम साफ देख पाते हैं कि जून की जिंदगी में बोक्जू की इम्पोर्टेंस अब बढ़ने लगी थी। वेट लॉस क्लिनिक का कार्ड जब बोक्जू के कोच को मिलता है तो वो ये बात बोक्जू के पिता को भी बता देती हैं। बोक्जू को इस बात के लिए कन्फ्रंट किया जाता है। बोक्जू के पिता गुस्से में उस पर हाथ तक उठाने की कोशिश करते हैं। बोक्जू को इस गलती के लिए सजा दी जाती है और उसे समझाने की कोशिश की जाती है कि वो एक वेट लिफ्टर है, इसीलिए वो बाकी लड़कियों की तरह ना तो जी सकती है और ना ही बाकी लड़कियों की तरह फिगर कॉन्शियस हो सकती है। बोक्जू की इतनी बुरी हालत देखकर सीहो को भी अपने किए पर थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है। सीहो योंग की अच्छी दोस्त थी। योंग उसकी उदासी की वजह पूछती है, लेकिन सीहो उसे कुछ नहीं बताती। जे बोक्जू का काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन आज वो क्लिनिक नहीं आती। आज जे का बर्थडे था। योंग उसे कॉल करती है और जे की माँ योंग को इनवाइट करने के लिए कहती है। थोड़ी देर में योंग भी इन्हें ज्वाइन करती है। जे जून को बताता है कि आज बोक्जू क्लिनिक नहीं आई। जून बोक्जू के घर जाता है और क्योंकि बोक्जू उसका फोन नहीं उठा रही थी, इसीलिए वो इस बारे में जब उसके चाचा से पूछता है तो बोक्जू के चाचा जून को सारी सच्चाई बता देते हैं। जून बोक्जू उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोक्जू उसके किसी कॉल या मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। जून समझ जाता है कि बोक्जू के साथ कितनी सख्ती की जा रही है। बोक्जू के पिता गुस्से में जे के क्लिनिक जाकर उससे लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन बोक्जू जैसे तैसे उन्हें रोकती है। बोक्जू जे से मिलने नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो उसका बर्थडे गिफ्ट उसकी गाड़ी पर रख के वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इस गिफ्ट पर बोक्जू का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जे समझ जाता है कि ये तोहफा बोक्जू की तरफ से है। फाइनली बोक्जू जून का फोन उठाती है, लेकिन इन दोनों के बीच में बात पूरी नहीं हो पाती। बोक्जू की कोच उसे फिर से बिना बताए बाहर जाने के लिए डांटती है। नान बोक्जू की कोच को वेट लॉस क्लिनिक जाने की असली वजह बता देती है। इन दोनों की बातें सुन लेती है और वो इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी कि बोक्जू ने उसे सच नहीं बताया। बोक्जू की कोच उसे बताती है कि उसने भी किसी से प्यार किया था, लेकिन एक वेट लिफ्टर लड़की की जिंदगी आम लड़कियों से बहुत अलग होती है। कोई भी लड़का उन्हें उनके चैलेंजेस के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बोक्जू की तकलीफ को समझते हुए उसे तसल्ली देती है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहती है। बोक्जू को रोते हुए जून भी देख रहा था। वो बोक्जू का मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर पर ले जाता है। उसका बिहेवियर बोक्जू के साथ बहुत ज्यादा जेंटल था। वो बोक्जू को डिस्को में लेकर जाता है, जहां बोक्जू जी भरकर नाचती है। ये दोनों रात भर इसी तरह मस्ती करते हैं और सुबह होने पर जून बोक्जू को हॉस्टल छोड़ता है। जून को याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले सीहो को वेट लिफ्टिंग जिम में अकेले जाते हुए देखा था। उसे समझ आ जाता है कि बोक्जू के पकड़े जाने के पीछे जरूर सीहो का हाथ है। वो इस बात के लिए सीहो को कन्फ्रंट करता है। सीहो भी एक्सेप्ट करती है कि ये सब कुछ उसने किया है, लेकिन उसे अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। वो गुस्से में जून से बोक्जू के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल करती है। जून जिस तरह बोक्जू की तरफदारी कर रहा था, उससे गुस्सा होकर सीहो बोक्जू के पास जाती है और उसे अपने और जून के बीच से हट जाने के लिए कहती है। गुस्से में वो ये बात भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने क्लिनिक का कार्ड वेट लिफ्टिंग जिम में रखा था। वो बोक्जू के साथ बहुत अग्रेसिव हो जाती है और बोक्जू गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती है। वो जून को मिलने के लिए बुलाती है और उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि सीहो इन दोनों के रिश्ते को लेकर गलत आइडिया लगा रही थी। तभी वहाँ पर रूटीन चेकिंग के लिए वार्डन आती है, जिनसे छुपकर ये दोनों एक बहुत ही स्वीट मोमेंट स्पेंड करते हैं। सीहो की बहन उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। सीहो अपनी माँ से इस बारे में बात करती है, लेकिन उसकी माँ उसके सवालों पर उसे ही तमाचा मार देती है। बोक्जू सुन से माफी मांगती है, क्योंकि उसने पहले सुन को सच्चाई नहीं बताई। ये तीनों अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। ये तीनों अपने दुख भुलाकर बहुत एंजॉय करते हैं। बोक्जू अब सिर्फ वेट लिफ्टिंग पर ध्यान दे रही थी। वो जे को कॉल करके उससे कहती है कि वो उसके क्लिनिक नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रही है। हालांकि जे को इस बात का बुरा लगता है कि वो अब बोक्जू को नहीं देख पाएगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बोक्जू बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वो जून को मिलने के लिए बुलाती है और जून बिजी होने के बावजूद उससे मिलने आता है। वो बोक्जू से वादा करता है कि आज शाम वो उसके साथ फिल्म देखने जाएगा। बोक्जू उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन सीहो की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से जून उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। सीहो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन
लेकिन फिर भी वो बोगजू से मिलने आता है। जून के देर आने की वजह से बोगजू उस पर बहुत ज्यादा नाराज थी। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए जून उसे उसकी फेवरेट चीजें खिलाता है। इस रेस्टोरेंट की ओनर को लगता है कि जून बोगजू का बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है। जब ये दोनों हॉस्टल वापस आते हैं तो इन दोनों को साथ देखकर सी हो को और भी ज्यादा जलन होती है और वो गुस्से में जून के साथ अपनी सारी फोटोज डिलीट कर देती है। प्रैक्टिस करते वक्त बोगजू की तबीयत खराब हो जाती है और उसे एकेडमी के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी हॉस्पिटल में योंग से मिलने के लिए जे भी आ रहा था। इस बारे में जून को जब पता चलता है तो वो जैसे तैसे जे को हॉस्पिटल से बाहर भेजता है। वो जे को बोगजू को नहीं देखने देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जे और बोगजू की मुलाकात हॉस्पिटल के बाहर ही हो जाती है।